एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये ऑब्जर्वेशन एक्चुअली पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारी दुनिया है, इस दुनिया में जिन Well, this इश्यूज़ को हम इश्यूज़ comes समझते हैं out as outrage continues to और grow. जिन The Israeli इश्यूज़ पे Defense हमारा Forces ध्यान भी नहीं suppression जाता है, of protests in the Gaza. उसमें क्या फ़र्क है? जो इश्यूज़ हमारे सामने प्रेज़ेंट किया जाता है, उसके अल्टीरियर मोटिव को हम क्यों नहीं समझ पाते हैं कि उसके पीछे क्या चल रहा है। खैर, 2 बहुत ही अच्छी वेबसाइट हैं, एक है आवर वर्ल्ड इन data.org। इसमें अगर आप टेररिज्म के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ आपको टेररिज्म से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिलेंगी। खैर, ये इसको आप पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि ये इसमें बाकी सारी चीज़ें क्या है। लेकिन इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 6। इसमें कहा गया है कि द रिस्क ऑफ टेररिज्म इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। इसमें ये कहा गया कि जो दुनिया की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, राइट। और सबसे ज़्यादा जो मौत होती है, डेथ होती है, वो किन किन वजह से होती है। यहाँ आप ध्यान देखें तो आपको पता चलेगा कि जो है सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो चिल्ड्रन अंडर 5 ड्यू टू ऑल कॉजेज़, राइट। इसका जो फिगर है ये है 80 लाख के करीब है। और उसके बाद जो है टोबैको है, वो सेकंड मेजर प्रोमिनेंट इशू है, 60 लाख के करीब है। और इस तरह से अगर आप देखते जाएं तो आपको चिल्ड्रन अंडर न्यूट्रिशन है, ओवरवेट एंड ओबेसिटी है, अल्कोहल है, डायरिया है, एयर पोल्यूशन एंड आउटडोर, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। HIV एंड एड्स है, रोड ट्रैफिक है, मलेरिया, सुसाइड, इंटरपर्सनल, चाइल्ड बर्थ, यू नो, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड देन टेररिज्म। टेररिज्म अगर आप एक ध्यान से देखें तो टेररिज्म जो है वो आ, एक सबसे नीचे आता है। बहरहाल ये टेररिज्म है ना। और टेररिज्म से जो सब, जैसे अगर आप ऊपर के सेक्शंस को ध्यान दें तो ये है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो जो मीडिया है हमारी वो कभी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को उतना फोकस नहीं करती है, ना ही मीडिया उतना फोकस करती है, ना ही पॉलिटिशियंस फोकस करते हैं। उनका फोकस टेररिज्म पे होता है। तो टेररिज्म पे फोकस करने का जो एक फ़ायदा है वो ये है, सबसे बड़े बेनिफिशियरी हमारे जो हैं वो लोग हैं जो कि वॉर से पैसा कमाते हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट से पैसा कमाते हैं। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल नंगा होके दिखा नहीं सकते हो पॉपुलेशन को। तो वो टेररिज्म का जो एक छोटा सा वाक़या होता है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं कि जिससे कि पूरी दुनिया डर जाए। जैसे अभी एक रिसेंट इंसिडेंट है मेलबर्न में। एक इंसान है जो कि मेंटली अनस्टेबल था। अ, उसके ख़िलाफ़ पहले से ही जो यहाँ की इंटेलिजेंस है वो अवेयर थी कि उसकी मेंटल हालत क्या है। उसका पासपोर्ट भी कैंसिल हो चुका था और उसने कुछ इंसिडेंट किया तो मीडिया ने जो है एक छोटे से इंसिडेंट को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के, अगर मैं कहूँ कि ये इंसिडेंट जो है ये है, छोटा सा है। सॉरी, ये कलर शायद गलत ले लिया मैंने। ये इंसिडेंट है, सपोज कर लीजिए छोटा सा है। तो इस इंसिडेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो जो दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं। हालांकि अगर आप डेटा देखें, ये डेटा मैन्युफैक्चर्ड डेटा नहीं है, ये डेटा काफ़ी रिलायबल डेटा है। और दूसरी वेबसाइट रैंड की वेबसाइट है, इस पर भी आप देख सकते हैं कि जो टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट है वो कितने कम हैं। और ये जो टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट हो रहे हैं इनकी वजह क्या है। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपके पास एनालिटिकल एबिलिटी है तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर के जितने सारे कॉजेज़ हैं ये एक इंसान को या एक सोसाइटी को उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं रहने देंगे जिससे कि वो इन सब चीज़ों से कॉम्बैट कर सके। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, अल्कोहल। तो अल्कोहल की वजह से जो डेथ हो रहे हैं, क्या उनका इफ़ेक्ट टेररिज्म पे पड़ सकता है? अगर आप ध्यान दें या थोड़ा सोचें तो आपको लगेगा कि यस, ऐसा पड़ सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप ऊपर की सारी चीज़ों को ना भी लें और अगर आप सिर्फ इस सेक्शन पे ध्यान दें, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट,
तो ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या है? ये हमारी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, जो कि आपस में लड़ाई कर रही हैं, उनकी वजह से ये डेथ हो रहा है। इसका भी रिपरकशन टेररिज्म पे पड़ता है, क्योंकि जब आप आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें एक मज़बूत कंट्री होती है और एक वीक कंट्री होती है। तो मज़बूत कंट्री हमेशा वीक कंट्री पे अटैक करती है, जुल्म करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनके नेचुरल रिसोर्सेज को उनको एक्सप्लॉइट करना होता है और उन पे उससे वो बिज़नेस करते हैं। तो उसके रिएक्शन में जो बाकी लोग हैं वो रेजिस्ट करते हैं। तो जो रेजिस्टिंग रिएक्शन है उसको हम टेररिज्म बोलते हैं। अगर हम स्टेट की तरफ से बात करें तो वो टेररिज्म हो जाता है। और जो ये टेररिस्ट हैं वो अपने आप को मुजाहिद कहते हैं, या वो कहते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर है। जैसा कि हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस में भी देखिए, भगत सिंह को आज भी अगर आप ब्रिटिश आर्काइव में जाएं, वहाँ उनको फ्रीडम फाइटर नहीं कहते, वहाँ पे वो टेररिस्ट कहते हैं, लेकिन हम उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाली चीज़ है, और आपको ये समझना चाहिए कि मीडिया किन इश्यूज़ को हाईलाइट करता है, पॉलिटिशियंस किन इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, और उस हाईलाइट से वो क्या गेन करते हैं। अगर वाकई आपको फ़िक्र है समाज की, लोगों की, और आप वाकई फ़िक्र करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको ये जो बाकी की चीज़ें हैं, ये जो एक बड़ा बकेट है, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। ये जो आपको इतना सारा चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, इस पे तो सबसे ज़्यादा मौत हो रही है, डेथ हो रही है, इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका रीज़न मैं बताता हूँ, सब क्यों नहीं कर रहे हैं। इसको इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आप हमारी जो इकोनॉमी की चार्ट है उसको देखें, वर्ल्ड इकोनॉमी की चार्ट को, तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, वो काफ़ी अनइवन है। काफ़ी एक स्मॉल पॉपुलेशन है जो कि वर्ल्ड की मेजर वेल्थ को कंट्रोल करती है, और वो ये नहीं चाहती है कि ये सारे इश्यूज सॉल्व हों। और किसी न किसी तरीके से ये जो इश्यूज आपको दिख रहे हैं सामने, ये सारे इश्यूज हैं आपको कैपिटलिस्ट मार्केट से रिलेटेड। और कैपिटलिस्ट मार्केट का जो डायनामिक्स है, और जो उसका जो एक नेचुरल जो अ, उसका जो नेचुरल स्टेट है, वो ये अलाउ नहीं करता है कि ये सारी चीज़ें सॉल्व हों। तो ये भी एक पॉइंट की बात है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। जब आप बोलते हैं कि हाँ टेररिज्म से ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन टेररिज्म से जो ठीक ऊपर वाली चीज़ है, जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, या मैं कहता हूँ जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रेशन है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रेशन जो आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? वो इनजस्टिस की वजह से आ रहा है, ग्रीड की वजह से आ रहा है। उस पर भी उसको पहले फिक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप ये चीज़ फिक्स कर देंगे तो बाकी की टेररिज्म भी अपने आप से फिक्स हो जाएगी। कोई भी इंसान कोई बुक पढ़ के या किसी की बात सुन के गन उठा के किसी को मारने नहीं चला जाता है। उस इंसान के अंदर वो वल्नरेबिलिटी पैदा होती है, और जब वो इतना वल्नरेबल हो जाता है तो फिर वो ऐसी चीज़ें करता है। वो वल्नरेबल क्यों होता है? वो ये सारे जो आप ऊपर के इश्यूज़ देख रहे हैं, इनकी वजह से वल्नरेबल होता है। इसमें इसमें जो कंसर्निंग एक और पॉइंट है जो मैंने भी आपको बताया है कि जो ग्लोबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं। मैंने एक क्विक अभी गूगल किया तो मुझे पता चला कि जो ऐसे ये बात मुझे पता थी, मैं एक्चुअली इसका एक एविडेंस ढूंढ रहा था। यहाँ देखिए, ये जो रिपोर्ट है, ये एक्चुअली द गार्जियन की है, इट्स ऑथेंटिक रिपोर्ट। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये द ग्लोबल्स रिचेस्ट 1% ओन हाफ द वर्ल्ड्स वेल्थ अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट highlighting the growing gap between super rich and everyone else, and this is actually not stopping, it's continuously growing. उसी तरह अगर आप ऑक्सफैम का रिपोर्ट देखें तो वहाँ पे भी वो लोग ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड रिचेस्ट 1% है, वो 82% ऑफ वेल्थ, ग्लोबल वेल्थ को वो कंट्रोल करते हैं। ये भी एक बहुत ही रिलेवेंट पॉइंट है जो कि इस ग्राफ से रिलेट होता है कि ऐसा क्या है कि हमारे पास ऐसा है। People are talking a lot about inequality these days, about the fact that the richest 1% have so much more than everybody else. But most of the focus seems to be on the United States, and it strikes me that the same story needs to be told about global inequality too. So I did some research, and this is what I found from reliable sources like the UN. It turns out that while the US is totally out of whack,
things are actually way worse for the planet as a whole. Let's start with this graph. A perfectly even distribution of wealth among all living people, with everyone divided into 5 equal groups. Now, let's show how much each group actually has. Shocking, right? 80% of the world's people barely have any wealth. It's hard to even see them on the chart. Meanwhile, the richest 2%, they have more wealth than half of the rest of the world. Let's look at this chart another way. Let's take the whole world's population, all 7 billion of us, and reduce it to just a representative 100 individuals. Here they are, poorest people on the left, richest people on the right. Now let's show how the world's total wealth, roughly $223 trillion, is distributed. The vast majority have practically nothing. Nothing with which to educate their children, nothing with which to pay for basic medicines. While the richest 1%, they've accumulated 43% of our world's wealth. The bottom 80%, meanwhile, that's 8 out of every 10 people, have just 6% between them. But even this doesn't really show how extreme things have become. The richest 300 people on Earth have the same wealth as the poorest 3 billion. So the number of people it takes to fill a mid-sized commercial aircraft have more wealth than the populations of India, China, the US, and Brazil combined. We can also see this difference geographically, with a huge and growing gap between a few rich places versus the majority of the world. For most of history, things were much more equal. 200 years ago, rich countries were only 3 times richer than poor countries. By the end of colonialism in the 1960s, they were 35 times richer. Today, they're about 80 times richer. Rich countries try to compensate for this by giving aid to poor countries, about $130 billion each year. That's a lot of money. So then why does the wealth gap keep getting bigger? One reason I found is that large corporations are taking more than $900 billion out of poor countries each year through a form of tax avoidance called trade mispricing. On top of this, each year poor countries are paying about $600 billion in debt service to rich countries, on loans that have already been paid off many times over. And then there's the money that poor countries lose from trade rules imposed by rich countries to get access to more resources and cheaper labor. Economists from the University of Massachusetts calculate that this costs poor countries about $500 billion a year. Altogether, that's more than $2 trillion that flows from some of the poorest parts of the world to the richest. Every year. Rich governments like to say they're helping poor countries develop. But who's developing who here? This makes me think that there's something wrong with the basic rules of the global economy. It can't be okay that the wealth of our planet is becoming so concentrated in the hands of such a tiny number of people. The only reasonable response, it seems to me, and our only hope, is to change the rules. इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं इसमें नहीं डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो एक काफ़ी लेंदी डिस्कशन हो जाएगा। मेरा जो पॉइंट है, फोकस, वो ये है कि जो हमारी मीडिया है, अभी एक रिसेंटली मैंने वीडियो देखा है अभी यमनी, वो उसका एक काफ़ी एग्रेसिव वीडियो देखा टेररिज्म के ऊपर। I just want to ask, sure. Do you find it appropriate to set up this stand here at the site of an Islamic terror attack last week? Do you think it's appropriate? It was not an Islamic terror attack, for your information. What was it? According to the article published in The Age, I know. According to the article published, don't show us on The Age, on the 10th of November, it said that the person who did the attack, the knife attack by the name Hassan Shah Ali, had mental health issues. He was under the influence of drugs. Let me finish. Talk, yalla. He had mental health issues, drug talk. abuse, and he had family violence issues related to it. And he also complained. Nothing to do with Islam. Let me finish. He also complained that he had been seeing unseen people attacking him with spears. This is his statement that he gave it to the psychologist and to his family, that they gave it to the newspaper. Okay, can I ask you a question? Hang on. Can I ask you a question? Let me. Why? Hold on. I'm talking to you. You talk to the Why brother. is it? You had half an hour. Why is it always Muslims? My friend, always let me give you the statistics. According to FBI report 2006,
from the year 1980 to 2009, according to the article published in Huffington Post, 22nd of February 2016. Hold on. 22nd of February 2016, Huffington Post article, the FBI report says that the number of terrorist attacks that took place from 1980 to 2005 on American soil, out of all the terrorist attacks, 6% were done by Islamic extremists, 7% were done by Jewish extremists, Amazing, 24%. amazing stats. It doesn't change the fact Guess what the fact that they're all doing it in the name of Islam, in the name of your Quran, in the name of your Hadith. Christians do in the name of Where? Christianity. James Gregolas, who did the attack. He converted to Islam, number one. Wow, come on, where did you get that from? Where did you get that from? But he said it. He said it. He said it. This is a lie. When was the last time they flew a plane into a building? Hold on. When? I gave you the Anyone online, give us a place where a Jew flew a plane into a building gave you- where yes. they ran in it, where they beheaded people on the streets in the name of their religion. जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये अभी यमनी है ये एक्चुअली अपना पॉइंट स्कोर करना चाह रहा है। एक्चुअली ये एक इस्लामोफोबिया को पॉइंट बना के वोट कलेक्ट करना चाहता है में भी, और जो वर्ल्ड लीडरशिप है कि वो इस टेररिज्म को एक एक्सक्यूज़ बना के जो अपनी कैपिटलिस्टिक उनका जो एडवेंचर है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। हालांकि ये एक बज़ाहिर एक बहुत छोटा सा इशू है टेररिज्म, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े इशू हैं जिस पर उनको फोकस करना चाहिए, लेकिन फोकस नहीं कर रहे हैं। ये सारा ड्रामा हम देखते हैं कि यूएन कैसे काम कर रहा है, आईएमएफ कैसे काम कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट हमको कैसे बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन फिर भी हमें ये कहा जाता है कि देखो ये टेररिस्ट है और ये टेररिस्ट तुम्हारे घर में आएगा और ये तुमको ही विल किल यू। सो ये एक छोटा सा इशू है जिस पे मीडिया का भी फोकस होता है, जिस पे गवर्नमेंट का भी फोकस होता है, सबका फोकस होता है, और हम में और आप में नफ़रत भर दी जाती है एक ख़ास कम्युनिटी को लेकर। और फिर हमको जो बाकी के जो बड़े इश्यूज़ हैं, जो पूरी दुनिया में बड़े इश्यूज़ हैं, इनसे बिल्कुल इन पे उतना फोकस नहीं होता और हमें बिल्कुल इनके लिए अंधा कर दिया जाता है। तो अगर आप अक्लमंद हैं तो समझिए इन सब चीज़ों को, और इस पे जब आप समझेंगे तो ही आप स्टेप ले पाएंगे अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए और अपनी कमिंग जनरेशन्स को सेफगार्ड करने के लिए। इंशाल्लाह विद दिस मैसेज आई विल क्लोज दिस वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।